हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये एक बायोलॉजी का पोर्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर है ना, लीफ और हर चीज के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपका है स्टेट बोर्ड का सिलेबस, है ना, राजस्थान बोर्ड का। और ये आपका है सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस। तो सेम ही पड़ता है बेसिकली, है ना, अंतर नहीं आता। चलिए तो आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ के अंदर जो प्रोसेस है ना, वो कौन कौन से हैं। सिंपल सी बात है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। तो जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस चाहिए वो है लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन आपको पता है, रेस्पिरेशन सांस लेना होता है, सर्कुलेशन ब्लड फ्लो होता है, एक्सक्रीशन आपको पता है, रिप्रोडक्शन आपको पता है, तो एटसेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं। ये है लाइफ का प्रोसेस। अब इसके बाद जब आता है हमारे लिए, वो आता है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को लेते हैं, ये सब पढ़ना है, न्यूट्रिशन को सबसे पहले लेंगे। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड से आप न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये जो लेंगे ना आप फूड से, तो उसे बोलोगे आप न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट ये सब है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। ये सब क्या? कार्ब, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद आएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में तीन होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट, होलोजोइक। तो अगर सिंपल सी भाषा के अंदर बात करें, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोमेटिक मतलब, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो लोग खुद से ही अपना खाना बना के खा लेते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉपिक मतलब कोई ऐसे जो लोग हैं, वो लोग मतलब, है ना, पेड़ पौधे सब चीजें आती है ना वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होगा, जो लोग डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, है ना। ऑटोट्रॉपिक में अपना खाना खुद से बना लेंगे, लेमन स्टाइल से समझना, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टॉपिक लेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन से तरीके के होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में ये सब चीजें हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ये बाद में पढ़ेंगे। मगर अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बड़ा बड़ा क्या है? ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक अगर सीधी सीधी बात करें तो ऑटोमेटिक, है ना, अपने आप खाना पका लेते हैं ये, और ये अपने आप खाना नहीं पकाते। सिंपल सी बात बोले। चलिए, तो इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है? व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपने आप खाना पका लें। देखिए कैसे। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल like CO2, carbon dioxide, water, etc. are utilized to prepare food by process of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू आपका खाना पक रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये कौन बनाता है? एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट। ठीक है, बैक्टीरिया भी बनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या है? डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी जो पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इसके अंदर होता क्या है? प्लांट अपना खाना खुद पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? सनलाइट के थ्रू। ठीक, सनलाइट लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट, है ना, ये पोर्शन बाद में पढ़ना आप, है ना, ये पोर्शन। ठीक है, आप सिंपल सा पढ़ें क्या। इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। ये आसान पड़ेगा आपको। बाद के अंदर आप ऐड कर सकते हो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। ये बाद में कन्वर्ट मतलब लिख सकते हो, मगर पहले आप यहां तक लिखें, फिर यहां से स्टार्ट हो जाए, तो आपको आसानी होगी, याद हो जाएगा, है ना। प्लांट मेक देयर ओन फूड। अब वो कैसे कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस क्या करते हैं? ग्लूकोज करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हो।
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, है ना, वाटर लिया आपने, और सनलाइट की प्रेजेंस। ठीक, तो ये तीनों एक साथ कहाँ जाएंगी? क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, वहां जाएंगी। और ये कैसे कन्वर्जन होगा? ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। ग्लूकोज मतलब शुगर के अंदर। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ग्लूकोज में हो गया, ऑक्सीजन के अंदर हो गया, और वाटर के अंदर हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगी, डेफिनेशन तो आएगी, ये भी आएगी, ये पक्का सा आपका टर्म वन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो क्या है? इवेंट ऑकर्स। सबसे पहले आपने ये तो देख लिया ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये प्रोसेस होगा लीफ के अंदर, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकल जाएगा। इसके बाद इसके प्रोसेस क्या होता है ना, मतलब इवेंट्स कौन कौन से गुजरते हैं। तो इवेंट क्या क्या होते हैं, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, है ना, नॉर्मल टेस्ट के अंदर। तो इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या है? फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, पहला प्रोसेस। दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन क्या होगा? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फिर उससे क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या होगा? स्प्लिट होंगे हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, चलिए। तो वाटर मॉलिक्यूल टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, और किसमें कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, तब होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये तीन स्टेप्स आपसे पूछेंगे, आप आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जैसे लीफ है ना, लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, साइड से देख रहे हैं हम। तो लीफ के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है वो देख लीजिए आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, ये अपर एपिडर्मिस है ये पोर्शन, और ये लोअर एपिडर्मिस है ये वाला पोर्शन। इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसे दिख रहा है? ये कोई ट्यूब लाइक है, उसके अंदर ये गोले गोले गोले, इन्हें आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ना। तो ग्रीन कलर प्लास्टाइड कंटेन इन लीफ। तो ग्रीन कलर का है ये, प्लास्टाइड से कंटेन इन लीफ, लीफ के अंदर जो है उसे क्या बोलते हो आप? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, दे आर द साइट of photosynthesis as they contain a green pigment chlorophyll। तो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, और ये किसके लिए काम में आता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर, है ना। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, सन से सोलर एनर्जी ट्रैप कर लेता है। दूसरी चीज, दे आर जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, ये जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस होते हैं ना। इट इज प्रेजेंट एज ए डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन लीफ। ये कैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन लीफ। तो ये याद रख करना पड़ेगा, है ना। एमसीक्यू के अंदर से भी, बीच के अंदर से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि भाई बताइए, ग्रीन कलर प्लास्टाइड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ठीक है, या फिर ग्रीन पिगमेंट जो है उसे क्या बोलते हैं, है ना, या फिर ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, वो क्या चीज ट्रैप करता है, ठीक है, कौन सी चीज सोलर एनर्जी ट्रैप करती है, तो ये भी पूछ सकते हैं क्लोरोफिल। आपका क्लोरोप्लास्ट किसके नीचे होता है? अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है। ठीक है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है। ऐसे सवाल आपको मन में सोचना चाहिए। ठीक है, खुद से जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े सवाल उठाइए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी सवाल बन के आ सकता है। तो अपने माइंड से सवाल बनाएंगे तो आप आसानी से जीत जाएंगे। चलिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है आपके पास डेफिनेशंस, मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए, डिफाइन फोटोसिंथेसिस ऐसा पूछ सकते हैं, इवेंट ड्यूरिंग ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऐसा पूछ सकते हैं, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो केमिकल रिएक्शन है ना आपके पास H2 वाली और CO2 वाली, वो पूछ सकते हैं। इसके बाद डिफाइन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। डिफाइन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे
स्टोमेटा। अब है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा ये है, स्टोमेटा क्या होता है? लीफ होती है ना, लीफ जिस चीज से सांस लेती है ना, मतलब लीफ की नाक होती है स्टोमेटा अगर देखा जाए। तो क्या होता है, लीफ के अंदर ये छोटे छोटे होल होते हैं, वो सांस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखी है आपको, देखिए ये होल है जिसे आप स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ठीक है। ये आपने अभी अभी पढ़ के आए हो पुराने लेक्चर में, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ। तो ये जो पूरी की पूरी ये बनी हुई है ना, ये पूरी की पूरी ये बनी हुई है गार्ड सेल होती है ना। गार्ड मतलब गार्ड करती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, हवा अंदर जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाती है। कब जाती है? जब खुली भी रहती है और ये मोटी रहती है। अब ये अगर पिचक जाए, है ना, तो क्या होगा, पिचक जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगी, इसके अंदर हवा नहीं जाएगी ना बाहर निकलेगी। तो ये होता है इसके अंदर पूरी कहानी। तो अब इसकी प्रॉपर्टी और हर चीज क्या होती है, स्टोमेटा क्या होता है, डिफाइन करेंगे तो हम डेफिनेशन में, टाइनी ओपनिंग और पोर दैट एनेबल गैसेस एक्सचेंज। जो गैस पास करे, है ना, आस पास करे, है ना, उसे क्या बोलोगे आप, टाइनी पोर्स को स्टोमेटा बोलोगे। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा फंक्शन, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ एक्सिस वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो ये क्या काम करता है, ये ज्यादा वाटर हो जाता है ना, ज्यादा वाटर, तो उसे बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये ट्रांसपिटेशन का भी काम करता है ना। इसके बाद स्टोमेटल क्लोजर एट नाइट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू पोर। अगर नाइट हो जाए तो ये क्या काम कर रहा है, वो स्टोमेटल पोर बंद कर लेगा और वाटर को बाहर नहीं निकलने देगा। तो ये स्टॉप कर लेता है ना, वाटर की जरूरत पड़ती है तो ये फंक्शन पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्सचेंज करता है। ये लॉस ऑफ एक्सिस, है ना, वाटर फ्रॉम द प्लांट, है ना, लॉस हो जाता है ना, एकदम बहुत सारा पानी निकल जाए तो उससे ये रोक लेता है, बंद कर लेता है अपने आप को, नहीं निकलने दूंगा। इसे इंस्ट्रूमेंटल क्लोजर, ये क्लोज जब करता है तो ये वाटर को एस्केप नहीं होने देता, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद आएगा हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन, डिफाइन स्टोमेटा, या फिर व्हाट आर द फोर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ये याद करिएगा। इसका एक वीडियो है, यहाँ वीडियो है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, है ना, मेरी एप्लीकेशन। इसके बाद आपको हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। पहले क्या पढ़ा था, हेट्रोट्रोपिक नहीं पढ़ा था, ऑटोट्रोपिक पढ़ा था। अब हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक में क्या है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism obtain रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो रेडीमेड फूड मिल रहा है आपको, वो यूज कर रहे हो, उस न्यूट्रिशन को कहोगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ये आ, मतलब कौन करता है, जैसे फंजाई, यीस्ट, इस तरीके के लोग करते हैं ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फूड होता है ना, बना बनाया, उसे खा लेते हैं। कैसे खाते हैं आगे देखते हैं। तो टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इसका क्वेश्चन आएगा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, और राइट टाइप्स। इसके बाद सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये होता क्या है ना। तो ऑर्गेनिज्म यूजुअली फीड ऑन डेड एंड डीके, है ना, डेड मरा हुआ या फिर डीके सड़ा हुआ, इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, इनसे खाना खाते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूजुअली फीड ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर, क्या करके, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। वहां उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ते हैं ना, मरे हुए चीज के ऊपर या सड़ी हुई चीज के ऊपर, उसे तोड़ते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन करता है, फंगी करता है या फिर यीस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे फंगी इस तरीके से होते हैं, सांप की छतरी भी बोलते हैं इसे, लकड़ियों के ऊपर भी लग जाती है बारिश के अंदर, ये देखा होगा। जैसे यीस्ट होता है जो हम डबल रोटी के अंदर, ब्रेड के अंदर यूज करते हैं बनाने में, ठीक है, फुलाने के अंदर, ठीक। चलिए, तो इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे। बाकी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो टॉपिक है बायोलॉजी का वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। कैसे डिपेंड कर रहा हो वो देखते हैं। तो
द पैरासिटिक ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ होस्ट, या तो उसके ऊपर या उसके अंदर। किसके अंदर? होस्ट के ऊपर। जैसे हमारे अंदर अगर एक टैप वर्म चला जाए तो हमारे अंदर वो रहता है, और वहीं से जो इंटेस्टाइन है वहां पे वो वहां से खाना लेता रहता है, और वो जीता रहता है आराम से और बड़ा होता रहता है। तो ऐसे को कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो वो ले रहा है। ठीक है, और ये होता है पैरासाइट। ठीक है, तो इसे कहेंगे। एक कुस्कुटा बेल होती है, बेल मतलब अमर बेल। तो अमर बेल किस तरीके की होती है? इस तरीके की अमर बेल होती है ना। तो ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करती है। ये है टेप फॉर्म। ठीक है, ये अंदर रहता है ना, हमारे अंदर। तो ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट है एक तरीके से, और दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होता है, ये अमीबा है बेसिकली। और ये क्या काम करता है? ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेशन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। इंजेशन मतलब खाना खाना, इंजेशन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्ट, फिर वो डाइजेस्ट होता है एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडी। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, अमीबा और एनिमल। तो हम जो है ना, तो क्या करते हैं? पहले इंजेक्शन करते हैं, फिर वो डाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, तो उसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन। तो इस तरीके के इसके क्वेश्चन होंगे, डिफाइन सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हेलोजिक न्यूट्रिशन एग्जांपल के साथ, तो आप कर लेंगे आराम से। इसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कैसे करते हैं वो? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे रहेगा? फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, पूरी सरफेस जो होती है ना, उसको यूज करते हैं वो फूड लेने में। ठीक है, लाइक अमीबा। कैसे क्या न्यूट्रिशन इन अमीबा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन कैसे लेता है अमीबा? तो देखिए, यहाँ पे आपको एक अमीबा दिखा रखा है। ठीक है, स्टेप्स दिखा रखी है। अमीबा क्या है? अमीबा ने देखा फूड पार्टिकल, जैसे फूड पार्टिकल देखा उसने क्या करा? अपने स्यूडोपोडिया बढ़ाया। स्यूडोपोडिया मतलब ये समझ सकते हैं अपने हाथ बढ़ाए, ये हाथ बढ़ाए और इसे लॉक करा नेक्स्ट टाइम। जैसे ये नेक्स्ट लॉक करा, ये फूड पार्टिकल ट्रैप हो गया, तो इसे बोलेंगे फूड वैक्यूल। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? इसने इसे एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करके, और फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज थी, रेसिड्यूल था, वो बाहर निकाल दी। ये एक सिंपल सा मेथड है इससे। अब इसे आप शॉर्टकट के अंदर इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा क्या है? अमीबा ने सबसे पहले क्या करे? सीडोपोडिया अपने एक्सटेंड करे, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैप्चर्ड करा फिर फूड। देखिए, ये कैप्चर्ड करा इसने फूड, फिर उसने फूड वैक्यूल में ले लिया। फिर अब डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। यहाँ पे अब डाइजेशन स्टार्ट हो गया, और अनडाइजेस्टेड फूड को उसने बाहर सरफेस के थ्रू निकाल दिया, और जो डाइजेस्ट हुआ है उससे आपने अपनी एनर्जी दे दी है ना अपने आप में, है ना, और ग्रोथ करा। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? हमारा डाइजेशन हुआ। ठीक है, सूडोपोडिया बढ़ाया उसने, सबसे पहले क्या करा? डाइजेशन। तो फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज एक्टेड अपॉन बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जैसे ही ये अंदर ट्रैप हुआ, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने रिलीज करे। ठीक, जैसे रिलीज करे, तो ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल मटेरियल। तो वो कॉम्प्लेक्स जो फूड था ना, वो सिंपल सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो ये डाइजेशन हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करेगा। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर पिक्ड अप बाय द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द फूड वैक्यूल। एंड प्रोडक्ट कौन निकाल लेगा? साइटोप्लाज्म। ठीक, और फूड कैन इजीली बी डिफ्यूज आउट इन ऑल पार्ट ऑफ सेल, और हर पार्ट सेल के वो भेज देगा। अब एसिमिलेशन में क्या होगा? जो एब्जॉर्ब फूड है ना, यूटिलाइज बाई अमीबा, वो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरेगा, और ए पार्ट ऑफ इट में प्रोवाइड एनर्जी और अदर पार्ट इज यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कुछ तो पोर्शन एसिमिलेशन जब करेगा, कुछ तो पोर्शन वो एनर्जी के लिए रखेगा, कुछ ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया एसिमिलेशन। इसके बाद आएगा लास्ट, इजेशन। इजेशन में क्या है? चीजें लेगा और निकाल देगा, सिंपल। तो एमीबा डज नॉट हैव एनी एनस और एनी फिक्स प्लेस
फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उन्हें निकालने की कोई जगह नहीं होती, तो क्या करता है, सरफेस होती है, सरफेस से निकाल देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड रेसिडुअल इज रिमूव फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ अमीबा बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा, ये एजेशन होता है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है अमीबा का। इसके बाद हम ह्यूमन के बारे में भी पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट, जब हम खाते हैं फिर फूड का क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास डायग्राम है, यहाँ आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। क्या है प्रोसीजर वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन, ठीक है, सबसे पहले हम इनटेक करते हैं, ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है डाइजेशन, तो यहाँ पे स्टोमक में डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब जो भी चीज खाई हुई है वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद जो वेस्टेड प्रोडक्ट है वो आपकी इंटेस्टाइन्स में से बाहर निकल जाता है, इजेशन होता है। तो इसे अगर डिटेल के अंदर देखना हो तो वो कैसे देखेंगे हम। सबसे पहला आता है इंजेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, ठीक है, स्मॉलर कंपोनेंट के अंदर तोड़ लिया, दैट कैन बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक, ब्लड स्ट्रीम में मिलेंगे, कैसे, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो अब डाइजेस्टेड फूड है सब एब्जॉर्ब करेंगे, और एसिमिलेशन में क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए आप इस फूड को, डाइजेस्टिव फूड को यूज करेंगे, वो होगा एसिमिलेशन, और जो बच गया तो इजेशन करेंगे, है ना, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, तो उसे आप इजेट बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आपको लिखना रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक एक पोर्शन लेंगे हम, जैसे अभी लेते हैं एलिमेंट्री कैनल, तो एलिमेंट्री कैनल बहुत बड़ी होती है, ठीक, वो कैसे होती है देखते हैं। A long hollow tube which contains organs through which the food actually pass. अब फूड कहाँ कहाँ से पास होता है, यहाँ 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 से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसमें क्या क्या चीज आती है, ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा ईसोफेगस, ये रहा, ये पोर्शन ईसोफेगस का है। स्टोमक कहाँ पे आता है, स्टोमक कहाँ पे आता है, स्टोमक आता है आपके यहाँ पे, ये रहा स्टोमक, ठीक है, ये आ गया स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है एक पूरा एलिमेंट्री कैनल जहां जहां से फूड पास होता है। अब एसेसरी ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन मतलब जैसे मोबाइल होता है उसके अंदर एसेसरी क्या होती है, चार्जर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, है ना, तो वैसे एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में ये भी हेल्प करते हैं, बट नो फूड पासेस थ्रू देम, इसमें से फूड पास नहीं होता, जैसे लीवर, पैंक्रियाज, है ना, तो ये रहा लीवर, यहाँ से फूड पास नहीं होगा, पैंक्रियाज में से फूड पास नहीं होगा, है ना, तो ये सब चीजें एलिमेंट्री कैनल के अंदर आती है। इसके अंदर है हमारा टॉपिक माउथ, बकल कैविटी। तो हमारा अभी जो चल रहा था ना, उसके अंदर ये था कि जो एक इंसान है वो खाना खाता है तो क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ वो खाना ब्रेक होता है ना, वो सब चीजें थी। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनल, तो एलिमेंट्री कैनल यहाँ से यहाँ तक थी और इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद आएगा माउथ, जो सबसे पहला पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनल के अंदर। अब यहाँ से क्या होता है, माउथ से फूड इनजेस्टेड, फूड को अंदर यहाँ से डाला जाता है। माउथ के अंदर टीथ जो होते हैं वो चबाते हैं और क्रश करते हैं जो भी खाना होता है उसको, और फूड को गीला करा जाता है, ठीक है, किसके वजह से, विद स्लाइवा, है ना, स्लाइवा के साथ वो गीला होता है फूड, क्यों होता है, ताकि वो आसानी से निगला जा सके, है ना, निगल सके, ठीक है। आपने नॉर्मल जैसे चने होते हैं वो खा के देखना आप, वो आसानी से नहीं निगलते, ठीक है, ज्यादा चने खा लोगे ना तो पानी पीना पड़ जाएगा आपको। तो सलाइवा होता है उससे वो गीला होता है, क्यों होता है, क्योंकि ताकि स्मूथली वो निगला जा सके, है ना, पैसेज हो जाए। इसके बाद फूड इज मिक्स विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ
मस्कुलर टंग। और ये सलाइवा को फूड में कौन मिलाता है? टंग, अपनी टंग, जुबान मिलाती है। तो ये होता है माउथ बकल कैविटी। इसका एक और पोर्शन रहता है, माउथ के अंदर एक चीज रहती है सलाइवरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड पाई जाती है जिसमें से सलाइवा निकलता है। तो सलाइवा क्या काम करता है? एक सलाइवा होता है फ्लूइड टाइप का, है ना, वाटर फ्लूइड टाइप का, और वो गीला करता है खाने को। तो सलाइवरी एमाइलस, ये एंजाइम्स होता है, ये एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर। मतलब माउथ के अंदर अगर खाना गया तो सलाइवरी ग्लैंड अपना जो ये सलाइवा वो फ्लूइड भेजेगी, है ना, उसे पूरा गीला कर देगी। और उसके अंदर होगा हमारा एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। वो फूड को क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, है ना, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर माल्टोस के अंदर, है ना। स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोस के अंदर। कौन कर देगा? अमाइलेज। तो ये काम होता है माउथ का। तो यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, है ना। अब इसके बाद आता है माउथ के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या काम करता है? यहां से यहां तक ईसोफेगस है। यहां से क्या है? फूड धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो ये काम होता है। तो फूड इज पुश डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पुश होता है ड्यू टू राइजिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। तो फूड इस तरीके से धक्का दे दे के नीचे जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स और रिलैक्स होती है। और इसे बोलते हैं पेरिस्टेलिक मोमेंट, पेरिस्टेलिक मोमेंट, या फिर इनवॉलेंटरी मोमेंट। इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी मोमेंट आपको पता है ना। इनवॉलेंटरी या वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब हम इस हाथ को अपने हिसाब से यहाँ रख रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं। अगर आंख अपनी पलकें अपने आप झपकती हैं, दिल अपने आप धड़कता है, तो उसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल, है ना, इनवॉलेंटरी एक्शन, मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज आ रही है काम में? इसे क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिक मोमेंट्स। अब ईसोफेगस के अंदर ये चीज हो गई। इसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक मतलब पेट, नॉर्मल, है ना। पेट कैसे होता है? जे शेप के अंदर होता है। ठीक है, कैसे शेप के अंदर दिख रहा है आपको ये? जे शेप के अंदर, जे शेप के अंदर होता है। ये एक वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा पार्ट होता है। पूरी एलिमेंट्री कैनल जो होती है ना, उसके अंदर सबसे चौड़ा पोर्शन क्या होता है? स्टोमक। और इसके अंदर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, जो क्या काम करती है? सीक्रेट करती है ना। क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है ना। सीक्रेट मतलब आप, है ना, निकालना, है ना, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर म्यूकस होता है, इसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके अंदर एंजाइम होता है ना, पेप्सिन एंजाइम होता है। तो ये क्या काम कर, कौन कौन चीजें के बारे में हम पता कर रहे हैं? स्टोमक के बारे में, कि जे शेप होता है और वाइडेस्ट पार्ट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस दे रही है, और जूस में म्यूकस, HCl और एंजाइम होता है, पेप्सिन। तो ये हमारा हो गया स्टोमक। देखेंगे द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का क्या रोल है डाइजेशन के अंदर। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो रोल है HCl का, इट मेक्स द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। तो ये क्या करता है HCl? जो मीडियम है पेट के अंदर, जो भी मीडियम है, लिक्विड है, उसे एसिडिक बनाता है ना, गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है। इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर इनटू द स्टोमक विद फूड। फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उसे किल कर देता है ना, एसिडिक नेचर होने की वजह से। तो ये होता है HCl का रोल, ये याद रखना है आपको, है ना। द रोल ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के क्या रोल है? एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन ऑफ द फूड प्रॉपरली। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है ना, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता है। ठीक है, एंजाइम पेप्सिन ये होता है, काम करता है। किस तरीके से हो रहा है? पेप्सिन कैन वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम। इफ एसिडिक pH इज नॉट प्रोवाइडेड द पेप्सिन रिमेन इनएक्टिव। मतलब पेप्सिन कहाँ काम करेगा? एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। ठीक है, और अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा, इनएक्टिव रहेगा। पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन पे ये काम वर्क करता है और सिंपलर
पेप्टाइड मॉलिक्यूल को में ये कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिन प्रोटीन, याद रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद रहेगा रोल ऑफ म्यूकस। म्यूकस का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या काम करता है म्यूकस, जो स्टोमक है उसकी वॉल के ऊपर एक लेयर बना देता है, जो HCl और पेप्सिन जो होता है ना उससे इसे बचाती है। तो म्यूकस फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टोमक। तो इनर वॉल ऑफ स्टोमक के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देता है। इट मींस इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन। तो HCl और पेप्सिन से ये बचा लेता है, कौन, म्यूकस, इनर लाइनिंग बनाने के बाद। तो म्यूकस lubricate the food and give it सेमी सॉलिड टेक्सचर। और म्यूकस क्या करता है, जो फूड है उसे लुब्रिकेट भी करता है और सेमी सॉलिड टेक्सचर भी देता है। तो ये म्यूकस का काम होता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम। द वॉल ऑफ स्टोमक इज ऑल्सो मेड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बनी हुई होती है वॉल ऑफ स्टोमक, बट इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। तो पेप्सिन इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाता है ना, तोड़ नहीं पाता इस प्रोटीन को। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि म्यूकस होता है। बिकॉज पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन एन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो पेप्सिन क्या होता है, इनएक्टिव के अंदर रहता है। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम नहीं मिलता उसे। इट बिकम एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl आते ही वो एक्टिव हो जाता है, मगर HCl इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज फूड इन स्टोमक। स्टोमक में होगा कुछ फूड, तब HCl आएगा। When there is no food, there is no secretion of pepsin, and secondly there is a protective coating of mucus, है ना, on over stomach well। तो स्टोमक के ऊपर म्यूकस की कोटिंग रहती है, और नॉर्मली जब खाना नहीं होता तो पेप्सिन रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि एसिडिक मीडियम नहीं होता। और HCl जब आता है, मतलब एसिड की मीडियम करने जब आता है, पेप्सिन रिएक्ट करता है, मगर उससे पहले म्यूकस की लेयर होती है स्टोमक के ऊपर जो उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। तो रोल ऑफ म्यूकस ये याद रखिएगा, ये तो कहानी थी थोड़ी बड़ी। लीवर, तो लीवर बहुत अच्छी चीज होती है, यहाँ से सब तरफ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो लीवर क्या करता है, सीक्रेट बाइल जूस करता है, याद रखिएगा बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। तो लीवर गॉल ब्लैडर को इंस्ट्रक्शन देता है और ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। इसके बाद बाइल जूस में फूड एल्कलाइन। तो अभी तक एसिडिक था, अब क्या हो गया, फूड एल्कलाइन, एल्कलाइन बनाता है। और बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस का क्या काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को तोड़ना। किस तरीके से तोड़ता है, बड़ा ही अच्छा तरीका है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये फैट है, यहाँ बाइल साल्ट है, ये इससे जुड़ेगा, इसे बाहर निकाल लेगा, इससे जुड़ेगा, इसे बाहर निकाल लेगा, इस तरीके से ये जुड़ जुड़ के बाहर निकाल लेता है। तो इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग down the fat into smaller blood cell, which makes it easy for enzymes to function and digest food। तो क्या कर रहा है ये बाइल जूस, ये तोड़ रहा है किसे, फैट को स्मॉलर ब्लड सेल्स में, ताकि एंजाइम आसानी से वर्क कर सके और फूड डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, इमल्सिफिकेशन याद रखिएगा कि क्या है इमल्सिफिकेशन। के बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास किधर होती है, इस नीचे साइड होती है, पेनक्रियाज यहाँ होती है, यहाँ से ये पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। ठीक है, यहां से। अब क्या होता है, सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स। तो पेनक्रिएटिक जूस निकलता है यहां से, और इसके अंदर क्या क्या एंजाइम्स होते हैं इस जूस में। फर्स्ट, पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। लाइपेस हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेकिंग डाउन में काम आता है। पेनक्रिएटिक एमाइलेस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। ट्रेप्सन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, लेप्सन फैट को, और एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को, इसके काम में आता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए। तो पेनक्रियास का ये रोल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से दिखती है ना, इसके नीचे होती है लीवर, और इनके नीचे होती है। तो होता क्या है, ये 5 to 7 मीटर लॉन्ग साइड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये 5 से 7 मीटर लॉन्ग होती है, और इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। ठीक है, तो जब
ये फूड जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो इसका पीएच जो होता है वो होता है एसिडिक। फिर इसके बाद बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस और पेनक्रिएटिक जूस इसके ऊपर एक्ट करता है। ओके, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है काम? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। कौन कौन से इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में? तो देखिए, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं, है ना, और इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक, अब पेप्टिडेसेस टू स्प्लिट स्मॉल पेप्टिडेस इनटू अमीनो एसिड। ये एक एंजाइम्स होता है, वो स्प्लिट करता है पेप्टिडेस को किसके अंदर? अमीनो एसिड्स के। ठीक है, माल्टेस एक्ट करता है माल्टोस के ऊपर और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। ऐसे ही सुक्रास एक्ट करता है सुक्रोज के ऊपर और कन्वर्ट किसके अंदर करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। ऐसे ही लैक्टस एक्ट करता है लैक्टोज के ऊपर एंड कन्वर्ट किसके ऊपर करता है? ग्लूकोज और ग्लेक्टोज के अंदर। और लास्ट, लाइपेसेस एक्ट ऑन लिपिड्स और कन्वर्ट किसके अंदर करता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? अब इसके बाद आएगा हमारे पास विली। तो इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्हें बोलते हैं हम विली। तो एब्जॉर्प्शन फूड बाय विली। तो विली क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है फूड को। किस तरीके से? विली आर द, जैसे डेफिनेशन है हमारी, विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन, है ना। फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रखता है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है ना। तो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स दैट टेक द एब्जॉर्ब फूड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो ये जो विलीज है ना, ये ब्लड है ना वेसल्स के कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, हर पार्ट में ले जाता है बॉडी के। ये जो भी एब्जॉर्ब करता है ना फूड्स एंड न्यूट्रिएंट और सब चीजें, वो पूरे बॉडी के अंदर ले जाता है। तो ये विली से कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स। फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। फूड एनर्जी के लिए यूज होता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यूज। तो न्यू टिश्यूज बनाने में और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में काम में आता है। ठीक है, फूड। तो विली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमारा गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विली के, विली है ये। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो फाइनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जितना भी फूड है ना, फूड में से एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। और एनएस क्या करेगा? यहाँ पे रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड है ना, वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वेलीज का और एंजाइम्स का। व्हाई डू हर्बिवोरियस हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोरियस? तो जो घास फूस वाले होते हैं ना, जो खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन बड़ी या लंबी क्यों होती है? और जो कार्निवोरियस होते हैं, मतलब जो मीट खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन छोटी क्यों होती है? तो ये आज हम देखेंगे। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि herbivores consume producer like plant which contain cellulose in the cell wall of their cells. Digestion of cellulose in the gut take a longer time and hence the gut of herbivores is longer than gut of carnivorous. तो आपको क्या पता चला कि जो हर्बिवोरियस होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। ठीक है, हर्बिवोरस प्लांट खाते हैं। तो प्लांट के अंदर होता है सेलुलोज सेल वॉल के अंदर।
डाइजेशन जो होता है सेलुलोज का गट के अंदर, वो टाइम लगाता है ना, लॉन्गर टाइम लगाता है। तो इस वजह से हर्बीवोरस की जो गट होता है वो लॉन्गर होता है, किसके मुकाबले? कार्निवोरस के मुकाबले। ओके, चलिए। तो अब आता है आपका डेंटल कैरीज और टूथ डीके, है ना। टूथ डीके पता हुआ है आपको कि दांत का गल जाना। तो ये हो क्या रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये पोर्शन होता है क्राउन, ये नेक होता है ना, ये नेक, गर्दन, और ये रूट होता है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा समझना नहीं है, बस हमें ये जानना है कि ये क्या क्या चीज है। जैसे इनेमल यहाँ होता है, ये पूरा इनेमल है, ठीक है, इनेमल। तो इसे जानना है कि इनेमल ये होता है। डेंटाइन ये होता है, इनेमल के नीचे डेंटाइन ये आ गया, ठीक है। बाकी पल्प की बात करें तो पल्प ये पोर्शन होता है इसके अंदर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये चीज हमें जाननी है। बाकी टूथ डिके क्यों हो जाता है, देखिए, डेंटल केरी, ये टूथ डिके का क्या वो कॉज क्या है? वो कॉज है ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल और डेंटाइन। तो धीरे धीरे क्या है, ये सॉफ्ट होने लग जाता है, कौन? इनेमल और डेंटाइन। इस वजह से टूथ डीके हो जाता है ना, टूथ का गलना हो जाता है स्टार्ट। अब कैसे स्टार्ट होता है ये? इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइजेशन द इनेमल। तो क्या होता है, बैक्टीरिया शुगर खाने जाता है ना, शुगर के ऊपर एक्ट करता है। तो हो जाता है, क्या बनाता है वो? फिर एसिड बनाता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, वो सॉफ्टन या डीमिनरलाइजेशन कर देता है किसका? इनेमल का, ठीक है, ये होता है। तो बहुत, एक तो ये काम होता है। अब बहुत सारे बैक्टीरिया, मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म ए डेंटल प्लेक। बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ जो टीथ है उसके ऊपर चिपक जाते हैं और क्या क्रिएट कर देते हैं? प्लेक। अब ये प्लेक क्या होता है? ये येलोइश कलर का होता है, ये आपको दिखेगा अपने दांत के पीछे के हिस्से के अंदर, ज्यादातर आराम से देख सकते हो, येलोइश, या किसी किसी के यहाँ पे भी होता है ना। तो ये होता है प्लेक, ये जम जाता है, और ये जम जाता है तो उससे क्या होता है? saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque cover the teeth। तो टीथ को किसने कवर कर लिया? प्लेक ने। तो सलाइवा उसे उस तक पहुंच ही नहीं पाती, टीथ तक, मगर न्यूट्रलाइज करने के लिए, मगर क्या होता है, एसिड वहां तक पहुंच जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है? ब्रश करना होता है। ब्रश द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक। आप जब भी खाना खाएं उसके बाद में, थोड़ी देर बाद आप कुल्ली करें, ठीक है, हाथ से चीजें करें, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप ब्रश कर लेंगे तो आपका क्या होगा? प्लेक हट जाएगा और द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने वाले ना एसिड, उससे पहले प्लेक हट जाएगा, नहीं रहेगा, बनेगा नहीं। तो क्या होगा? आपका जो सलाइवा है वो आपका टीथ को प्रोटेक्ट कर लेगा। इफ untreated microorganism may invade the pulp causing the inflammation and infection। अगर आपने इसे सही नहीं करा, ब्रश नहीं करा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? आपके पल्प को टारगेट करेंगे, है ना, वहां तक पहुंच जाएंगे, पल्प मतलब ये पोर्शन, और फिर आपको इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना दांतों को ध्यान रखें, ठीक है। तरीका में सिंपल है, ब्रशिंग करें खाना खाने के बाद। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे भी अलग अलग, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans। तो जो डिफ्यूजन होता है ना, पूरी, मतलब जैसे एक अमीबा है उसके अंदर डिफ्यूजन हो जाता है पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर, तो ऐसा ह्यूमन में क्यों नहीं हो पाता, वो बात है। यहाँ पे बताया गया है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस all the body cells are not directly contact with surrounding environment। जैसे अमीबा में होता है ना, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से पूरी बॉडी कनेक्ट रहती है, ऐसे ह्यूमन में नहीं होता। therefore every cell of the body will not get oxygen, और इस वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पूरी बॉडी में। तो एज पर नीड बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, अगर
डिफ्यूजन होगा तो उसे पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हर बॉडी पार्ट पे, तो क्या होगा, देयरफॉर डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट या इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये लिखना है कि भाई अमीबा की तरह वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड नहीं रहता, पूरी ह्यूमन बॉडी अंदर अलग चीजें रहती हैं, इस वजह से ऑक्सीजन पूरा सफिशिएंट नहीं रहती, तो डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, उसके लिए दूसरा प्रोसेस यूज होता है ना। अब सेकंड, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो जिंदा है कोई चीज तो कैसे पता करोगे, तो द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव आर ब्रीथिंग, है ना, सांस लेना, रेस्पिरेशन, हाउएवर लिविंग बीइंग आल्सो ग्रो एंड मूवमेंट, है ना, मूवमेंट भी करती है, ग्रो भी करती है, तो ये सब चीजें देखना है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट है या नहीं, तो ये देखना है आप। ठीक है, तब आप कहेंगे ये चीज अलाइव है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड कौन कौन से और यूज करते हैं मटेरियल, तो देखिए एन ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज रॉ मटेरियल, क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप में फूड, और हेटरोट्रॉप तो डायरेक्ट फूड अटैक करता है ना, लेता है, और ऑटोट्रॉप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, है ना, तो ये सब चीजें लेते हैं तो फिर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी रॉ मटेरियल में आती है, तो इस तरीके से आप हेटरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप के बारे में आप बता सकते हो, वो तो रॉ फूड है और ये CO2, मिनरल और वाटर। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, लाइफ को मेंटेन रखना है तो क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, तो ये चारों प्रोसेस आपको याद करना रहेंगे। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन 87 पेज के ऊपर वो क्या है, तो ये हमने अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ रखे हैं, जो हमारे बुक के अंदर हमने नोट्स लिखा रखे हैं, तो उसके अंदर भी है, तो ये 5 हैं तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लाइक व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक, तो इसके बारे में पूरा का पूरा हमने ऑलरेडी बता रखा है लेक्चर में, फिर भी अगर शॉर्ट के अंदर बताना चाहें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ओन फूड खुद बनाएगा, ये खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, है ना, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना, सनलाइट के थ्रू फूड बनता है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म रहता है। ऑल ग्रीन प्लांट एल्गी अंडरग्रो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहाँ पे हम बैक्टीरिया, एनिमल, ये यूज करते हैं हेट्रोट्रॉपिक, तो ये हमने पहले से डिस्कस कर रखा है, दोनों न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कहाँ से मिलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहाँ से मिलेगी, इन्वायरमेंट से मिल जाएगी, है ना, थ्रू स्टोमेटा, है ना, वाटर कहाँ से मिलेगा, एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, रूट के अंदर से, ठीक है, और बाहर भी निकालता है लीफ के अंदर, सनलाइट बाहर से आती है सन के थ्रू, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफ के अंदर, तो वहां से ये सब चीजें प्रोवाइड कर देगा, है ना, कहाँ से लेता है, यहाँ यहाँ से चीजें रिक्वायर रहती हैं, तो इस तरीके से रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है इसे। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमक, एसिड का क्या रोल है आपको पता ही है, जो किल करना होता है बैक्टीरिया का, वो मेन रोल होता है, और एसिड मीडियम अगर पेट में होगा तभी पेप्साइन एंजाइम डाइजेस्ट कर पाएगा प्रोटीन को। ठीक है, तो ये दो आप यूज रख सकते हैं, सबसे मेन यूज है किल बैक्टीरिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या है रोल, तो एंजाइम क्या करता है, स्मॉलर, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, ताकि कौन एब्जॉर्ब कर पाए, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, ये भी हमने देख रखा है विली के केस के अंदर। ठीक है, इसके बाद हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो डाइजेस्टेड फूड को कैसे करेगी, तो विली जो होती है वो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां से जब फूड गुजरता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमने ये भी पढ़ रखा है, और वो पूरा एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर और पूरी जगह बॉडी के अंदर भेजा देती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं उससे।
So for this, inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi. The villi are richly supplied with blood vessels which take absorb food to each and every cell of body. तो इस तरीके से होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, आज आप देखेंगे कुछ अलग ही होता है। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन सेल। तो सेल में फूड तोड़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है, जिसे बोलते हैं एटीपी। ठीक, तो ये ग्लूकोज है आपका C6H12O6 और ये ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको क्या मिलती है, एटीपी, एनर्जी। और एटीपी को फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो जैसे अपन चलाते हैं ना करेंसी रुपीज, वैसे ही एनर्जी की करेंसी यहाँ पे एटीपी होती है। इस तरीके से ये रिएक्शन आपको याद रखना है रेस्पिरेशन की, ध्यान से। ठीक है, अब कहेंगे भाई ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, तो ब्रीथिंग के अंदर क्या है ये पूछा जा सकता है ना। ब्रीथिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सांस लेना होता है, इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक है, सिंपल सांस लेने को ब्रीथिंग बोलते हैं। मगर रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो फूड ब्रोकन डाउन इन सेल और रिलीज कर रहा है एनर्जी, उसे बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। तो ये दोनों एक अंतर हो गया। ये एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग के अंदर, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। और रेस्पिरेशन क्या है, इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो आई होप आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में पता चल गया होगा, है ना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो कितने टाइप्स के होते हैं रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। क्या बोलते हैं इसे, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, है ना। फूड सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तब क्या बोलोगे, एरोबिक। और इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा टाइप का है, वो एनारोबिक। ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ना। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, और इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स। Only two molecules of ATP is released, two molecule of ATP रिलीज होता है। तो आपको क्या पता चला, स्मॉल अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलती है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है ये। ठीक है, यीस्ट, बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है। पिछले वाला हमारा रेस्पिरेशन नॉर्मल था, ठीक है, लंग्स के अंदर जो हो रहा था, यहाँ पे ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं। तो ये क्या हुआ, एनारोबिक। अब एनारोबिक का दो पार्ट भी देते हैं, हाँ, क्या होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो ये टाइप्स है ना, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट, है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड CO2। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है शुगर का इथेनॉल और CO2 के अंदर। दिस प्रोसेस ओकर मेनली इन यीस्ट विच इज यूज टू प्रोड्यूस बियर। ठीक है, बियर को प्रोड्यूस करने में काम में आता है। ये हो गया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन में क्या है, लैक्टिक, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ये भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है शुगर का, इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी इन सम बैक्टीरिया एंड आवर मसल सेल। तो कुछ बैक्टीरिया में होते हैं और ये मसल सेल के अंदर भी होता है। अब ये होता किस तरीके से मसल्स के अंदर, वो देख लेते हैं। इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, है ना। ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, कब, मसल जब विगरस
एक्सरसाइज करते हैं तब। देन फटीग एंड मसल क्रैम्प ऑकर, तो फटीग होता है हमें थकान, और मसल क्रैम्प होता है ना, बाइंटे आता है। तो दिस टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी स्टोर्ड इन मसल्स इज यूज्ड अप फॉर इमीडिएट नीड ऑफ एनर्जी। तो ये कब होता है, जो मसल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी रखी हुई होती है, वो एकदम रिलीज करना पड़ती है एनर्जी के लिए, तो ये होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मसल्स के अंदर किस तरीके से लैक्टिक फर्मेंटेशन हो रहा है वो बताया जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा लैक्टिक फर्मेंटेशन, और मसल्स के अंदर क्या होता है, क्रैम्प आता है, क्रैम्प आने की वजह से ये वहां लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो मसल्स क्रैम्प आता है, क्रैम्प आता है तो आपको स्टोर एटीपी चाहिए होता है छोटा सा, तो आप वहां पे क्या होता है, इमीडिएट नीड होती है एनर्जी की, तो वहां पे ये चीज होती है, तो आप इसे ध्यान रखें। अब इसके बाद ये पूरी की पूरी एक आपको एक पेज के अंदर दे दिया, क्या चीज है ये देखिए। इसके अंदर सबसे पहले ग्लूकोज है शुगर, तो ग्लूकोज आ गया आपके पास, है ना, इन साइटोप्लाज्म में। अब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, पायरुवेट। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब ये क्या काम करता है देखिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर यीस्ट के करता है जो, है ना, वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना देता है, जो हमने देखा था। लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल क्रैम्प आता है ना, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्रिएट हो जाए। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास एनारोबिक का हो गया, ये एरोबिक का हो गया, सीधी सीधी बात। तो ये एक पेज के ऊपर आराम से आप याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, किस तरीके से प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होती है, वैसे तो हमने पहले भी अभी पढ़ लिया है, फोटोसिंथेसिस के बाद स्टोमेटा पढ़ा था, वहां देख लिया था। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज होती है ना गैस, वो स्टोमेटा से होती है, तो पता ही है। यहाँ पे एक और चीज आई है, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होते क्या है, आपने जो प्लांट के स्टेम है ना, ट्री के स्टेम है, उसके अंदर ऐसे छोटे 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 स्पॉट्स देखे होंगे, ये होते हैं लेंटिसेल्स। यहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, द लार्ज इंटरसर्कुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। तो ये जितनी भी सरफेसेस हैं, आपकी लीफ हो गई और ये लेंटिसेल्स हो गए, है ना, स्टेम हो गए, ये इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंटर सेलुलर स्पेस मिले, जो कि एयर से कांटेक्ट में रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है बेसिकली, है ना, इसलिए द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो ये जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे। जैसे सपोज अगर प्लांट के अंदर पानी ज्यादा है तो वो बाहर निकालेगा, या फिर पानी कम है तो लेगा। ऐसे ही होता ये है कि जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो दिन के अंदर क्या होता है, दिन के अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। मगर रात के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो रात को प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो ये होता है। तो ये पूरा इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है पूरा का पूरा, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद टेरेस्ट्रियल वर्सेस वाटर एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से ले लेते हैं, है ना, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, है ना, डॉग एंड कैट्स, वो ले लेते हैं, है ना, भालू हुआ, है ना, बियर। मगर एनिमल जो वाटर में रहते हैं ना, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, H2O फॉर्मूला होता है ना, तो H2O होता है, तो वाटर में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को वहां से वाटर में से निकाल के लेते हैं। ठीक है, जैसे एक फिश है, फिश क्या करती है, फिश सबसे पहले वाटर लेती है, वो गिल्स के थ्रू उस वाटर को गुजारती है। गिल्स क्या करती हैं, उसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, और वो वाटर में से ऑक्सीजन ट्रैप कर लेते हैं। वो ट्रैप करने के बाद रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको दे देते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल जाती है गिल्स के थ्रू, और रिमेनिंग वाटर भी निकल जाता है। तो इस तरीके से फिश सांस ले पाती है। जैसे यहाँ दे रखा है
since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. तो जैसे फिश है, वाटर एनिमल है, तो उसकी रेट जो होगी ना सांस लेने की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है ना एयर के अंदर वो ज्यादा है और वाटर के अंदर उसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है तो वो कम रहता है, इस वजह से वो तेज तेज सांस लेती है। जैसे फिशेस टेक इन वाटर, जैसे फिश क्या करती है, सांस लेती है वाटर में थ्रो देयर माउथ। सबसे पहले क्या करती है, फिश टेक वाटर थ्रू माउथ, और क्या है, एंड फोर्स इट पास थ्रू गिल, गिल्स के थ्रू जाती है, वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड, और फिर क्या है, ब्लड उसे ले लेता है। इस तरीके से फिशेस सांस भी लेती है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि क्यों वो ज्यादा ब्रीथ करती हैं, ज्यादा रेट रहता है उनका, तो किस तरीके से वो पानी में से ऑक्सीजन लेती हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन इन ह्यूमन देखेंगे, है ना। तो यहाँ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के अंदर कैसा है एक सिनेरियो। सबसे पहले जो एयर होती है ना, हमारी नाक में से जाती है, नेसल पैसेज के अंदर से जाती है, ठीक है। यहाँ माउथ कैविटी है और ये फेरेंक्स है यहाँ पे, उसके बाद लेरेंक्स यहाँ पे, और यहाँ ये रिंग्स है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया की, है ना, यहाँ ट्रेकिया है, ठीक है। तो ये जो रिंग्स है वो क्या काम करती हैं, आपको कोलैप्स नहीं होने देती गले को, है ना। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये पोर्शन जो है वो ब्रोंकाई है, ओके। फिर इसके बाद ये जैसे आगे बढ़ता है हमारे पास, है ना, ये ब्रांचेस, तो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, है ना, ये ब्रांचेस जितने भी हैं वो है ब्रोंक्यूल्स। और ये लास्ट जो एंड आ रहा है ना, ये छोटा सा एंड, ये क्या है, ये एल्वेलाई है ना, ये एल्वेलाई है, और ये पूरा एल्वेलाई सेक है, ठीक है। यहीं पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर होती है ना, डिफ्यूज या इधर से उधर मूवमेंट होता है उसका, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर सिनेरियो किस तरीके से रहता है थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर जाती है नेसल कैविटी में, फिर उसके बाद फेरेंक्स के अंदर जाती है, फिर उसके बाद ट्रेकिया के अंदर जाती है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आ जाता है, ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस में। फिर उसके बाद एल्वेलाई ऑफ लंग, यहाँ एल्वेलाई जो छोटी छोटी है उसके अंदर, और फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ यहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्रोंकियाई के अंदर जाती है, ट्रेकिया में जाती है, नेजल कैविटी में जाती है और बाहर, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाती है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, नेसल कैविटी के थ्रू बाहर। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है, तो सबसे पहला है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या होता है, तो एयर पास फ्रॉम इट, सिंपल सी बात ये है ट्रैकिया, एयर पास फ्रॉम इट। इसके बाद ट्रैकिया के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना, यहाँ देखेंगे आप कार्टिलेज की रिंग्स दिखेंगी, ठीक है। ये क्या काम करती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप ओपन द ट्रेकिया, ठीक है, और अलाउइंग द पासेज ऑफ एयर टू लंग्स। तो लंग्स के अंदर यहीं से एयर जाती है आराम से, ऑल्सो प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कोलेप्सिंग, और कोलेप्स होने से बचा देती है ये रिंग व्हेन देयर इज नो एयर, जब एयर नहीं होती ना उसके अंदर तब। तो ट्रैकिया एयर पास होती है, विंग्स क्या करती है कार्टिलेज की, ये हवा जाने का रास्ता है बेसिकली, है ना, ये बंद नहीं होने देती, कोलैप्स नहीं होने देती, यहीं से ही एयर जाती है, और कोलैप्स नहीं होने देती जब एयर नहीं होती तब भी, ठीक है। इसके बाद ट्रेकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई, ठीक है, ट्रेकिया के बाद आएगी आपका ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या है, ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में है, फर्स्ट और टू, ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉलर ट्यूब ऑन एंटरिंग एयर इनटू द लंग्स, है ना, ये दो स्मॉलर ट्यूब्स हैं जो लंग्स के अंदर जा रही है ना, यहीं से ही आपका एयर एंटर होगा, ब्रोंकाई। तो इसके बाद ब्रोंकियल्स की बात करेंगे, ब्रोंकाई आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, तो ये ब्रोंकाई जो है वो स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड होती है, ये उसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ईच ब्रोंक्यूल्स इज फाइनली टर्मिनेटेड इनटू मेनी एल्वोलाई, और ये कहाँ टर्मिनेटेड होती है, बहुत सारी एल्वोलाई हैं वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। और एल्वोलाई क्या होती है, एल्वोलाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है,
दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको ये दिख रहे होगा ना, पूरा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। that increase the surface area for gases exchange in the lungs। जैसे हवा आती है ये बढ़ जाता है, जैसे हवा जाती है ये सिकुड़ जाता है। एक इसके बाद आता है डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ देखोगे आप, ये तो डायफ्राम क्या काम कर रहा है, मूवमेंट इन द डायफ्राम हेल्प इन ब्रीथिंग। डायफ्राम ऊपर जाता है, एयर बाहर निकल जाती है, डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स के अंदर एयर भर जाती है। तो ये है डायफ्राम का यूज, आप याद करें। मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, क्या मैकेनिज्म रहता है वो देखिए। सबसे पहले इनहेलेशन रहेगा, है ना, सबसे पहले आप ब्रीथ लोगे, है ना, ब्रीथ इन, एयर पासेस होगा थ्रू ट्रेकिया के, रिब रिब्स मूव अप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना, फ्लैटन द डायफ्राम हो जाएगा, है ना, क्या होगा, ये बढ़ेगा तो फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम, विच बाय विच क्या होगा, चेस्ट की कैविटी साइज बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट एयर सक्ड इन द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वेलाई, और उससे क्या होगा, जो एयर है अंदर घुस जाएगी और वो एल्वेलाई को बढ़ा देगी, है ना, एक्सपांड कर देगी। इसके बाद क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे आप बड़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ऑक्सीजन आई, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन आई, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन आई, यहाँ ये हीमोग्लोबिन के ऊपर अटकेगा O2, और जैसे अटकेगा और चला जाएगा। ऐसे ही CO2 है, ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या कहें CO2 आएगी ट्रांसपेरेंट फॉर्म के अंदर, है ना, ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे से ये एक्सचेंज हो जाएगी, यहाँ पे से एयर बन के ये बाहर निकल जाएगी। यहाँ तो लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, है ना, एंड कैरीज अलोंग द ब्लड इन द बॉडी, और फिर ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हर जगह पहुंच जाएगा। एज द ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यूज ऑफ बॉडी, ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इन द सेल। जैसे जैसे टिश्यूज के पास जाया जाएगा, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होता जाएगा सेल्स के अंदर। एंड CO2 विच इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, और क्या होगा, जो CO2 बन रही है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, वो डिफ्यूज होती जाएगी ब्लड के अंदर, एंड कैरिड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सपिरेशन, ठीक है। तो लंग्स, फिर लंग्स के अंदर जाएगा, वो CO2 निकल के, जैसे ये ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन को लेके, वैसे ही CO2 जा रहा होगा, और लंग्स के थ्रू वो फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, लंग्स के थ्रू, है ना, एल्वोलाई से ट्रैकिया तक जाते जाते वो नेजल कैविटी के थ्रू CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा गैसेस एक्सचेंज होता है, और बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे हम, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। रिब्स मूव डाउन, तो जो रिब्स क्या होगी, बाहर निकालेंगे तो मूव डाउन हो जाएगी, है ना, चेस्ट छोटा हो जाएगा, एंड द डायफ्राम बिकम डोम शेप, तो डायफ्राम की शेप के अंदर आ जाएगा, आपका डोम शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो फ्लैट हो गया था क्योंकि भर गई थी हवा, अब डोम शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग द चेस्ट केविटी, और चेस्ट केविटी जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो चेस्ट छोटा हो जाएगा, केविटी छोटी हो जाएगी, दस पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग, और इससे क्या होगा, लंग्स बाहर चली जाएगी। ये है पूरा प्रोसेस इसका। इसके बाद रेड ब्लड सेल के बारे में बताया है कि क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जो बाइंड होता है ऑक्सीजन के, और हेल्प इन O2 ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने के अंदर बेनिफिट देता है। ऐसे ही CO2, CO2 इज ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट इन डिजोल्व फॉर्म होता है, और ये CO2 किस फॉर्म में होता है, डिजोल्व फॉर्म में। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर ये डिजोल्व फॉर्म में CO2 है, यहाँ फिर गैस फॉर्म में बन के बाहर, ये गैस फॉर्म में O2 है, यहाँ पे डिजोल्व किस तरीके से होगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर अटक के फिर चला जाएगा पूरे बॉडी के। तो ये एक्सलेशन प्रोसेस, और ये RBC रेड ब्लड सेल, है ना, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का हो रहा है, ब्लड यहाँ से वहां जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीजें, कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है, वेयर द सब्सटेंसेस सिंथेसाइज, है ना, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ बॉडी आर कैरी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर,
ये सब्सटेंस जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, एब्जॉर्ब एक जगह होते हैं बॉडी में और उसे दूसरी जगह कैरी करते हैं, लेके जाया जाता है। देखा था ना आपने, एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा था? ऑक्सीजन एल्वोलाई में, और पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घूम रहा था। और ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड भी होता है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है? फूड होता है, ठीक है। और CO2 और O2 होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है और हार्मोन भी होता है। ये किसके अंदर होता है? ब्लड, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होता है पूरी की पूरी चीजें ब्लड के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ब्लड, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या करता है? कनेक्ट करता है टिश्यूज से। ब्लड वेसल से जो ट्यूब की स्ट्रक्चर के अंदर होती है। हार्ट, हार्ट के काम करता है पंपिंग ऑर्गन करता है, ठीक है। तो ब्लड लेके जाता है जब हार्ट पंप होता है, किसके थ्रू जाता है? ब्लड वेसल्स ट्यूब्स के थ्रू। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आएगा ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो ब्लड क्या है? सर्कुलेट होता है, ठीक है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के थ्रू, ठीक है। और ये हर टिश्यू से कनेक्ट होता है। इसके बाद ब्लड जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा सीरम और फिब्रिनोजिन होता है इसके अंदर, है ब्लड प्लाज्मा में। और ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं? RBC और WBC होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। इनको थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्लड के बारे में। ब्लड RBC, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स क्या काम करती हैं? ये सर्कुलर होती हैं, है ना, इस तरीके की होती हैं, सर्कुलर और कॉनकेव शेप के अंदर ही, है ना। कॉनकेव हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, कॉनकेव। तो सर्कुलर होती है, कॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव होती है ना, एंड डिस्क शेप के अंदर देखी थी अभी अपन। अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और कैसे दिख रही होती है? लाल, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल लार्ज होती है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड होती है एंड कलरलेस होती है। लार्ज होती है, कलरलेस होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। और प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ये, जो फंक्शन इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के काम में आते हैं। ये कैसे आते हैं हम देख लेंगे वीडियोस के अंदर, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड के फंक्शन भी है, देखिए क्या क्या फंक्शन होता है। डिलीवर O2, O2 को इधर से उधर ले जाता है। न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल, है ना, न्यूट्रिएंट को हर सेल की तरफ ले जाता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल फॉर एलिमिनेशन, सेल से वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है और एलिमिनेट करता है ना, CO2 के फॉर्म में और अलग अलग फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, हार्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। इधर से उधर जाता है ना, तो बॉडी टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हीट ये मेंटेन करता है। मेंटेन पीएच, एसिडिक है ना, बेस, ये पीएच को मेंटेन करता है। मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम भी ये मेंटेन रखता है। प्रिवेंट ब्लड लॉस, क्लोटिंग, तो ये ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट करता है बाय क्लोटिंग। और प्रिवेंट इन्फेक्शन, WBC एंटीबायोटिक, और ये इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। तो ये फंक्शन होते हैं ब्लड के। टॉपिक है टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल के टाइप्स, तो सबसे पहले हमारा आर्टरीज, उसके बाद वेन, उसके बाद कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होती हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये हार्ट से लेके जाती है। वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये ब्लड की तरफ लेके जाती है वेन। और कैपिलरी क्या होती है? ये लिंक होता है आर्टरी और वेन के बीच के अंदर, लिंक होता है, ठीक है, वो होती है कैपिलरी। ओके। इसके बाद और क्या है? आउटर कोट इज थिन, मिडिल कोट इज थिक। इसका आउटर कोट होता है थिन, ठीक है, और मिडिल होता है कोट थिक। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आउटर कोट हो रहा है थिक और मिडिल हो रहा है थिन। इसके बाद आउटर कोट वेन का थिक होता है, ठीक है, मिडिल कोट इज थिन। वेन का आउटर कोट क्या होता है? थिक, ठीक है, और मिडिल कोट होता है थिन। इसके बाद यहाँ तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो आउटर कोट एंड मिडिल कोट आर एब्सेंट। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना। उसके बाद ल्यूमन इज स्मॉल, ल्यूमन इज लार्ज इन वेन। यहाँ ल्यूमन देख सकते हो आप, ल्यूमन इज स्मॉल इन आर्टरीज। तो ये ल्यूमन जो है ये स्मॉल है, ये जो है ल्यूमन इज लार्ज, ये लार्ज है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ठीक है ना।
इसके बाद ल्यूमन इज स्मॉल इन कैपिलरी, ल्यूमन स्मॉल होगा कैपिलरी में। तो ये अभी तक ये एक इंपॉर्टेंट रहा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास एक्सेप्ट प्लिनरी आर्टरी। तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना। और ये एक स्पेशल आर्टरी है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड रहता है। वेन के अंदर इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्लिनरी वेन, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, मगर इस वेन के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड, है ना, प्लिनरी वेन। तो ये हो गया कैपिलरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहला पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लास्ट पार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लास्ट पार्ट क्या करता है, कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर एब्सेंट, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ क्या होता है, वॉल्व एब्सेंट होता है, और यहाँ क्या है, वॉल्व प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इधर भी जा सकता है ब्लड, आगे पीछे हो सकता है ना, मगर यहाँ पे वॉल्व लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता, पीछे आता है तो वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, वेन के अंदर। इसी सेमी लूनर वॉल्व आर एब्सेंट, यहाँ पे भी सेमी लूनर वॉल्व एब्सेंट रहते हैं। तो यहाँ एब्सेंट रहते हैं, यहाँ एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक एक दो, ये दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ब्लड का हाई रहता है आर्टरीज के अंदर। वेन के अंदर प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो रहता है ना, लो रहता है। और प्रेशर इज फॉलिंग, यहाँ पे गिरता रहता है, ठीक है। यहाँ लो रहता है हमेशा, यहाँ हाई रहता है हमेशा, और यहाँ फॉल, गिरता रहता है। ब्लड फ्लो इज रैपिड थ्रू आर्टरीज, बहुत तेजी से निकलता है ना आर्टरीज के अंदर। ब्लड फ्लो इज स्लो, स्लो रहेगा, यदि तो लो रहेगा। ब्लड फ्लो इज स्लो थ्रू कैपिलरी, तो यहाँ पे कैपिलरी के थ्रू स्लो रहता है। वॉल्व क्या काम करता है वेन के अंदर, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो क्या होता है, इस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। अगर ब्लड का फ्लो ऐसा हो, ये रोक देगा, है ना, ब्लड को जाने नहीं देगा, वॉल्व क्लोज हो जाएगा। वॉल्व ओपन कैसे रहेगा, इस तरीके से वॉल्व ओपन रहेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर ही जा सकता है, ठीक है। तो ब्लड इज अंडर लो प्रेशर इन वेन, और प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कहाँ पे, वेन के अंदर, वॉल्व्स के थ्रू। ये काम होता है किसका, वॉल्व्स का। इसके बाद ब्लड वेसल ट्यूब इन विच ब्लड फ्लो, तो थोड़ा शॉर्ट के अंदर है, जो हमने बड़ा बड़ा बताया ना वो। आर्टरी क्या कहती है, ब्लड लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आर्टरी आप यहाँ देख ही रहे हो, ठीक है, आर्टरी देख रहे हो, यहाँ वेन देख रहे हो, ये कैपिलरी है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। वेन ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स हार्ट, और कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। कैपिलरी क्या कहती है, एक्सचेंज सब्सटेंस, है ना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस रहता है ना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इनके बीच में, ठीक है, कैपिलरी का काम आ गया। इसके बाद लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, ऑर्टा होती है। और ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लुमिनरी आर्टरी, ठीक है। अब लार्जेस्ट वेन कौन सी थी, लार्जेस्ट आर्टरी तो ऑर्टा हो गया, लार्जेस्ट वेन वेना कावा, ठीक है। और ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या नाम है उसका, प्लमोनरी आर्टरी, ठीक है। आर्टरी क्या नाम, प्लमोनरी वेन, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट है, इसको ध्यान से बना ले खुद के हाथों से, तो याद रहेगा। देखिए ये लेफ्ट आरटीएम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, चेम्बर से, और ये राइट आरटीएम है, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये बीच की वॉल है, इन्हें डिवाइड करती है, ठीक है। अभी वेना कावा आपने देखी थी, ये वेना कावा आ गई, और अपर
ठीक है, और ये वेना कावा लोअर के लिए आ गई। ठीक है, लोअर बॉडी के लिए। ठीक है, ये अपर बॉडी के लिए। ये प्लूमनरी आर्टरीज हैं, ये प्लूमनरी वेन्स हैं। ठीक है, ये आपको पता है ना ये क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये ऑल्टा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, याद रखें। ह्यूमन हार्ट का वर्किंग आप देख लीजिए, बड़ी आसान सी वर्किंग मैंने बना रखी है। सबसे पहले होगा क्या, लंग्स के अंदर आप सांस लेते हैं। ठीक है, वहां ब्लड होगा, ब्लड गुजर रहा होगा लंग से, ऑक्सीजन लेके आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, जो प्लमोनरी वेन लेफ्ट आरटीएम के अंदर डालेगी, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ऑर्टा के थ्रू, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड है ना, वो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, ये पूरी बॉडी में चला गया। फिर वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरी में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर उसके बाद ये प्लूमनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में सही होने जाएगा, ऑक्सीजन लेने जाएगा, है ना। और ये ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो ब्लड हार्ट के चेम्बर्स में 2 बार आ गया है एक ही साइकिल के अंदर, तो ये ध्यान लगे, ये वर्किंग ऑफ हार्ट है, इसे लिखना रहता है। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन अभी जैसे बताया था कि ब्लड एक बार आया, फिर उसके बाद दूसरी बार आया एक ही साइकिल के अंदर, तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये होता है मैमल के अंदर, ठीक है, हम में। और ये होता है फिशेज में, क्या, सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ से एक बार गया कैपिलरी के थ्रू, इसके थ्रू, वेन के थ्रू, वापस यहाँ आ गया, तो एक साइकिल में ये एक बार हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, किसमें, फिशेज में, तो उसे बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। ये होगा डबल सर्कुलेशन, तो इसे लिख भी रखा है हमने। डबल सर्कुलेशन इन अ सिंगल साइकिल ब्लड पासेस द हार्ट ट्वाइस, एक साइकिल के अंदर 2 बार ब्लड पास करेगा हार्ट में से, है ना, चेम्बर्स में। इट इज फाउंड इन बर्ड और मैमल, मैमल के अंदर और बर्ड के अंदर ये फाउंड होता है। सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेज द कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस, एक बार ही पास होगा हार्ट से। ठीक है, हार्ट से एक ही बार पास हो, यहाँ पे 2 बार पास हो रहा है, 2 बार पास हो रहा है। ठीक है, एक दो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आपने ब्लड प्रेशर के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, ऐसे नापते हैं। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड ब्लड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, तो जब कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट का, तब आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर है, और वो होता है 120 mm Hg, इसे इस तरीके से लिखते हैं ना, 120 mm। Hg क्या है, मरकरी का कॉलम होता है, उसके अंदर 120 जाता है, आपने देखा होगा, है ना, डॉक्टर के पास गए होगे तो पुराने। तो कॉन्ट्रेक्शन टाइम पे सिस्टोलिक, और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर द प्रेशर इन आर्टरी इन रिलैक्सेशन टाइम, तो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है, वो कितना होता है, 80, नीचे वाला 80 mm Hg। ये याद रखिएगा। इसे नापने के लिए क्या करते हैं हम, 5 नैनोमीटर ये यूज करते हैं इसे नापने के लिए। ठीक है, आजकल तो डिजिटल आ गया है। और हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं प्यार से, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा दोनों टर्म्स। इसके बाद लिम्स, तो लिम्स क्या होते हैं, ये भी एक फ्लूइड होते हैं। देयर आर अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, इन्हें बोलते हैं लिम्स या टिश्यू फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा होते हैं बेसिकली। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अंदर लिम्फ वेसल्स है, फ्लूइड है, नोड है। ठीक है, जैसे ये वेसल्स है ना, इसके अंदर फ्लूइड बह रहा होगा, और नोड्स हैं अलग अलग जगह, जैसे यहाँ नोड्स यहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ 2 नोड्स मिल रही है, ये नोड्स हैं बेसिकली, है ना। तो इसका डायग्राम नहीं आएगा, बस आप लिम्फ वेसल, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ नोड्स, ये ध्यान रखें, लिम्फेटिक सिस्टम नोड। फंक्शन क्या होता है लिम्स का,
तो ये फ्लूइड बैलेंस करने के काम में आता है, फैट ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के काम में आता है। कैसे? फ्लूइड क्या करता है? ये ड्रेन एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है ना बॉडी के अंदर, वहां से ये वापस फ्लूइड ब्लड में डालता है। दूसरा, फेट ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से फेट कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो भी ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाता है? ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल टू लिम्स नोड फॉर डिस्पोजल। तो जैसे कुछ खतरनाक चीजें आ जाती हैं, है ना, बैक्टीरिया, वायरस है, इस तरीके की कुछ चीजें आ जाती हैं एक्स्ट्रा, है ना, पैथोजन, है ना, एक्स पैथोजन, वो नोड्स के अंदर, लिम्स नोड्स के अंदर जाता है और लिम्स नोड्स के थ्रू वो डिस्पोजल हो जाता है ना, बाहर निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है ना, वेस्ट बाहर चला जाता है, डिस्पोजल हो जाता है। अब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आपने जाइलम और फ्लोएम तो सुना ही होगा नाम, तो उसका देखेंगे आज। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इज नेसेसरी ली, है ना, नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको वाटर का, मिनरल का और फूड का नेसेसरी है ना, तो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब from the soil by roots of plant and transported to various part of plant like stem, leaves and flower. तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करा तो कहाँ भेज दिया गया? स्टेम में, लीफ में और फ्लावर के अंदर, ये एक ट्रांसपोर्ट हो गया। दूसरा, फूड जो बनाया है लीफ में, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू डेवलप पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये कहाँ भेज रहे हैं? लीफ ने फूड बनाया और अलग अलग पार्ट के अंदर भेज दिया, ठीक है, प्लांट में। ये दो चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये किसके थ्रू होता है? ये होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। अब ये होते क्या है? देखिए यहाँ दिखा रखा है, यहाँ ये व्हाइट कलर का तो फ्लोएम है और ये ब्लू कलर का जाइलम, ये लीफ के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ अलग अलग चीजें दे रखी है, इंस्ट्रूमेंटल फ्लो, पोर, गार्ड सेल, एपिडर्मिस, सब चीजें दे रखी है, मगर हमें क्या देखना है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की बीच के अंदर डिफरेंस क्या है? तो इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट ऑफ लीफ। तो ये मिनरल और वाटर, है ना, रूट टू लीफ करते हैं, रूट से लीफ तक, ठीक है। मगर फ्लोएम क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये लीफ से हर पार्ट, है ना, हर पार्ट ऑफ प्लांट, नीचे ऊपर सब तरफ ये भेजते हैं। कौन? फ्लोएम। के बाद इट कंपोज ऑफ मेनली डेड एलिमेंट, ये डेड एलिमेंट के बने होते हैं। और ये कंपोज किसके होते हैं? लिविंग एलिमेंट, ठीक। इसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शन होता है इसके अंदर, जाइलम के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे बाई डायरेक्शन के अंदर होता है फ्लोएम के अंदर। फूड, फूड इधर भी जाएगा, फूड इधर भी जाएगा, हर तरफ जाएगा, है। इसके बाद फोर टाइप ऑफ सेल होते हैं इसके अंदर: ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेंक्साइमा एंड जाइलम फाइबर। इसके अंदर फोर टाइप क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फाइलम पेरेंक्साइमा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपसे पूछी जा सकते हैं, तो इन्हें याद रख लीजिए। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिटेशन। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिटेशन क्या होता है? ये बड़ा अच्छा है। तो ट्रांसपिटेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो एक तो एब्जॉर्प्शन के अंदर काम में आता है और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के काम में आता है। एंड मिनरल डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीफ। जो कि मिनरल्स होते हैं ना डिजोल्व, वो वाटर के अंदर, वो सब ऊपर की तरफ मूवमेंट के अंदर ये ट्रांसपिटेशन काम में आता है, ठीक है, टुवर्ड्स लीफ। दूसरा क्या काम करता है ट्रांसपिटेशन? ये हेल्प करता है टेम्परेचर मेंटेनेंस करने में, है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन में, टेम्परेचर मेंटेन करने में। ज्यादा है टेम्परेचर तो उसे कम करने में लगाएगा, कम है तो ज्यादा करेगा। तो ये कोशिश करता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो बहुत सारा अगर वाटर ले लिया प्लांट ने तो उसे निकालने के काम भी यही करता है, ये फंक्शन है। इसके बाद ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बढ़िया चीज है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड।
ऑफ फूड। फूड का होता है किसके थ्रू? फाइलम के थ्रू। और इसके लिए क्या लगती है? एटीपी, मतलब एनर्जी ये यूटिलाइज करता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। के अंदर टॉपिक देखेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? बेसिकली वेस्ट को निकालने को हम एक्सक्रीशन करते हैं सिंपल भाषा में। यहाँ क्या दे रखा है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म expel metabolic waste products and other toxic substance from their body। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना, जो पॉइजनस है, टॉक्सिक है ना, वो निकालने का प्रोसेस एक्सक्रीशन होता है। सिंपल सा डेफिनेशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं आप देख लें। CO2 हो गया, एक्सिस वाटर हो गया, एक्सिस मिनरल सॉल्ट हो गया, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन कंटेन है, क्या क्या चीजें, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजें हैं। इन्हें निकालने का जो प्रोसेस है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। कौन निकालता है इसे? किडनी निकालती है हमारी, ठीक है। ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ किडनी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या किडनी के फंक्शन है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस, वेस्ट और अदर फॉरेन सब्सटेंस को निकालने का। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, जो आयोनिक कंपोजिशन होती है ना ब्लड की, है ना, आयंस, तो उसे रेगुलेट मेंटेन रखना है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, तो ब्लड का जो पीएच होता है एसिडिक बेसिक का, तो बैलेंस रखना है ना। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का प्रोडक्शन रेगुलरली होता रहे, वो किडनी देखती है, ठीक। इसके बाद क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम कितना है उसको भी मेंटेन रखती है ना, रेगुलेट करती है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी जो होती है ना, ऑस्मोसिस, ऑस्मोलरिटी, ठीक है, जिससे मिनरल्स और वाटर एक्सचेंज होते हैं ना ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के अंदर, तो ऑस्मोलरिटी के लेवल को भी मेंटेन रखती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड के ग्लूकोज का लेवल है वो भी रेगुलेटरी उसकी मेंटेन रखती है, ठीक है। तो ये सब क्या कौन करता है? किडनी। तो इसे याद रखिएगा, और जरूरी है। और ये किसके अंदर आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ओके। इसके बाद ये तो हो गई किडनी, ठीक है। आपके पास ये हो गया यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, ठीक है, ये हो गया ब्लेडर, और ये हो गया यूत्रा। तो यहां से किडनी का वर्क होता है। और किडनी में क्या होता है? तो ये वर्क करता है जो वेस्टेज निकालने का, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये, और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी। तो इस तरीके से दिखती है। और कहाँ होती है? यहाँ पे इस जगह के ऊपर होती है, अलग अलग यहाँ पोर्शन में इस तरीके का दिखता है नेफ्रॉन। तो ये क्या है? इट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, रिमूविंग वेस्ट एंड रेगुलेटिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये इतना सारा काम करता है। क्या काम कर रहा है? ब्लड को फिल्टर करता है, रिमूव वेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है, और रेगुलेटिंग ब्लड को, फ्लूइड्स को मेंटेन कर रहा है ना, रेगुलेट कर रहा है। तो ये इतना सारा काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन के अंदर प्रोसेस होती है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये है फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये होता क्या है? यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमोनिया एसिड है, एक्सेसिव सॉल्ट है, फ्रॉम ब्लड आर फिल्टर, फिल्टर यहाँ होते हैं असली, ठीक है। या फिर इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट फिल्ट्रेट एंटर इन बाउमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो क्या होता है यहाँ समझते हैं। यहाँ से ये ब्लड वेसल जा रही है, ये यहाँ घूमते हैं, है ना, ब्लड घूमता है। और यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। तो ये फिल्ट्रेशन क्या करता है? जो भी आपका वेस्ट है, ये वेस्ट है, वो इस बाउमेन के अंदर, है ना, बाउमेन कैप्सूल, ये देखो बाउमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ फिल्टर करके और भेजता है यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके बाद इधर इधर ये पोर्शन के अंदर जाता है, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जाता है इस तरीके से। और ये फिर यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूबले में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा क्या चला जाता है। और इसके बाद आप इसे यूरेटर के थ्रू आप बाहर कर देते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस
इस फिल्ट्रेशन को होता है फर्स्ट। तो यहाँ फिल्टर होगा और बाउमेन के अंदर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भेज देगा। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये बाउमेन में भेज देगा। अब क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट तो होंगे, अब उन वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपका अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लूकोज, ये वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? ये कैपिलरीज आसपास दिख रही है, ये कैपिलरीज इसके आसपास है, वो ये रीअब्सॉर्ब कर लेती है क्या चीज? ये चीज। क्यों? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सराउंडिंग जो कैपिलरी होती है, सराउंडिंग नेफ्रॉन के होती हैं, इसी को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं ना, ठीक है। तो जैसे डिमांड होती है उसकी तरह ये बिहेव करती है, ठीक है। ये फिल्टर होके आ रहा है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ ये पूरे इस तरीके से जाल बना के रखती है और कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर सकती है आराम से, इसके अंदर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गया। इसके बाद ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ भेज दिया, मतलब पूरा वेस्ट यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया है ना, कलेक्टिंग ट्यूबलेट। तो यहाँ पे यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सीक्रेटेड इनटू ट्यूबलेट which one open up into the collecting duct and then ureter। तो ये कहाँ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होगा और फिर कहाँ पे जाके यूरेटर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके थ्रू आपने देखा ना किडनी का प्रोसेस, या यूरेटर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद ब्लैडर में जाके बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये थर्ड पोर्शन होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक। तो ये याद रखना है स्टेप। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आर्टिफिशियल किडनी। तो किडनी अगर फेल हो जाती है तो हम आर्टिफिशियली एक बाहर इक्विपमेंट बनाते हैं, रखते हैं, जो कि डायलिसिस के अंदर काम में आता है। अब हेमियो डायलिसिस बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। वो देखिए कैसे होती है, यहाँ पे जो पेशेंट हैं उनकी आर्टरी के अंदर से यहाँ से ब्लड जाता है, ये पंप है, ये खींचता है, यहाँ पुश करते हैं उसे। तो यहाँ क्या है, ये इस चेम्बर्स के अंदर पुश होता है और ये जो येलो 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 है ना, ये डायलिसिस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो होता ही है, डायलिसिस सॉल्यूशन आसपास होता है, यहाँ ब्लड पुश हो रहा होता है और फिर वो ब्लड यहाँ से निकल रहा होता है। जहाँ यहाँ से निकल रहा होता है, यहाँ ये डायलिसिस सॉल्यूशन जो ये घूम रहा है, इसके अंदर से, ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल ये डायलिसिस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है और फिर वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। तो यूज डायलिसिस सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सिस साल्ट। तो एक्सिस साल्ट, यूरिया, ये एब्जॉर्ब करके इधर डालता रहता है, ठीक है। और आपके पास एक सही ब्लड है ना, जो टॉक्सिक नहीं है, वो वापस इधर इन हो जाता है वेन के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज होती है आर्टिफिशियल किडनी, इसे आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। Several factors like infection, injury, restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidney। तो किडनी की एक्टिविटी रोक दी या रिड्यूस कर दी, तो दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ। तो पॉइजनस वेस्ट आपकी बॉडी में जमा हो रहे हैं और धीरे धीरे आपने अगर उन्हें नहीं निकाला तो आप मर भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। आर्टिफिशियल किडनी यूज होती है। आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस, अब यहाँ इसकी डेफिनेशन होगी, आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालते हैं जो ब्लड के थ्रू, डायलिसिस के थ्रू निकाला जाता है ना, ब्लड में से डायलिसिस के थ्रू निकाला जाता है। ये बड़ा ध्यान रखिएगा है ना, किस तरीके से होता है। इसके बाद जो फाइनल टॉपिक है हमारा, प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो प्लांट्स क्या अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उनके भी एक्सक्रीशन करना होता है। क्या क्या चीजें होती है, जैसे O2, CO2 है ना, ऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा।
तो ये किधर से जाती आती हैं, ये स्टोमेटा से जाती है। तो ये भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है। एक्सिस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। एक्सिस वाटर किससे रिमूव होता है, ट्रांसपिरेशन, जो हमने पढ़ रखा है। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीफ और बार्क ऑफ ट्री। तो जो सूख जाती है पत्तियां या पेड़ का तना होता है उसमें कठोर दिखता है हमें, है ना, वो भी आप टूट टूट के गिरने लग जाता है। तो ये भी एक एक्सक्रेशन का तरीका है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेलुलर वैक्यूल के अंदर जमा रहते हैं। जैसे अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लेटेक्स, राइजिन एंड गम, स्पेशली जो गम होता है जैसे नीम का गोंद, बबूल का गोंद, गम आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम सेल्स। ओल्ड जाइलम सेल के अंदर ये स्टोर होते हैं, जहां से हम भी निकाल लेते हैं और बेनिफिट उठाते हैं। तो ये उनका एक्सक्रिएशन होता है। प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस वो सॉइल के अंदर भी छोड़ते हैं। तो ये तरीके होते हैं प्लांट्स के एक्सक्रिएशन के। ठीक है, तो ये चैप्टर एंड हो गया है। ओके, तो आप इसे पढ़ें। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें और सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं। थैंक यू।